नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन स्टोर टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो पटवार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 जनवरी को जो पटवार राजस्थान का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस दिन यानी कि एग्ज़ाम हॉल में आपको किस टाइप का पेपर देखने को मिलेगा, आपको किस टाइप का पेपर वहाँ पर दिया जाएगा, उसी को अकॉर्डिंग मानते हुए इस पेपर को यानी कि इस पटवारी मॉडल टेस्ट को यहाँ पर बनाया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप अपनी तैयारी, जो कि आपने आज तक अपनी तैयारी किस प्रकार से की है, उसको भी आप इस वीडियो को पूरा देख के चेक कर सकते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं पटवार मॉडल टेस्ट पेपर की। जैसे दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा के सबसे निकट है, यानी कि सबसे निकट कौन सा शहर है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं सारों के बारे में आपको बताऊंगा और पूरा विस्तृत से इस पेपर को सॉल्यूशन करेंगे हम। जैसे जबलपुर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर पहला जबलपुर दिया हुआ है, तो जबलपुर यहाँ पर होगा, इसके निकट हैं वो हैं, जबलपुर हो जाएगा 23 डिग्री 11 उत्तर में, है ना। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद हो जाएगा 23 डिग्री 02, 23 डिग्री 02। फिर बात करें यहाँ पर उज्जैन, तो उज्जैन जो है वो है 23 डिग्री 09, 23 डिग्री 09। तो वाराणसी हो जाएगा यहाँ पर 25 डिग्री 18, वाराणसी कितना है भाई, 25 डिग्री 18। तो अब आप इसमें से देखें कि सबसे कम यानी कि अंतर किस में है, सबसे कम अंतर किस में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे कम जो अंतर है यहाँ की जबलपुर जो है, यहाँ पर जबलपुर, इसका ऑप्शन नंबर राइट है 1। तो जबलपुर क्या है कि अक्षांक एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांक के अंतर सबसे कम है। यहाँ पर देखें आप, तो किन के मध्य है भाई, अक्षांक एवं कर्क रेखा के मध्य जो जबलपुर के अंदर है वो सबसे कम अंतर यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्वेश्चन आता है, जब आप पूरा पढ़ते नहीं हैं उसके पीछे क्या होता है या नहीं है, उसको विशेष करके ध्यान देना है, उस है या नहीं पर पूरा ट्यूशन को पूरा जरूर पढ़े। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती। तो यहाँ पर आपको दे रखा है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ बात करेंगे अपन भूटान राज्य के साथ लगने वाले भारतीय राज्य की सीमा, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की लगती हैं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की भी लगती हैं और सिक्किम की भी यहाँ पर लगती हैं। तो मेघालय की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं। तो मेघालय की सीमा जो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो मेघालय की सीमा किसके साथ लगती हैं वो भी यहाँ पर हम आपको बता देंगे। तो मेघालय की सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ भाई, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ इस मेघालय की सीमा लगती हैं। और हम बात करें यहाँ पर कि जो ये पश्चिम बंगाल है, ये जो पश्चिम बंगाल है ये भूटान के साथ जो सीमा बना रहा है ये है 183 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये 217 किलोमीटर ये सीमा बनाता है, किसके साथ, भूटान राष्ट्र के साथ। फिर बात करें यहाँ पर रह गया सिक्किम, तो सिक्किम जो सीमा बनाता है वो ओनली फॉर 32 किलोमीटर ही बना पाता है। कितनी, 32 किलोमीटर ही बना पाता है। और इसके अलावा जो एक सीमा और भी बनाता है वो है आसाम, यानी कि भूटान राष्ट्र के साथ आसाम भी सीमा बनाता है। कौन सा भाई, आसाम। तो आसाम की जो सीमा है वो सबसे अधिक, आसाम की सीमा लगती है 268। कितने हैं भाई, 267 भूटान राष्ट्र के साथ आसाम की सीमा सबसे अधिक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवाएं चलती हैं। यानी कि भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पर आपको बताए हैं पश्चिम बंगाल है, आसाम है, उपयुक्त दोनों हैं या फिर बिहार हैं। तो यहाँ आपको बता दें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी चलती हैं और आसाम में भी ये हवाएं चलती हैं, यानी कि ये दोनों आपका ऑप्शन राइट हैं। क्या भाई, उपयुक्त दोनों यहाँ पर आपको राइट मिलेगा। पश्चिम बंगाल, आसाम दोनों के अंदर भी ये हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि ये निम्नलिखित है, इसको सुमेलित करना है आपको। तो जैसे बात करें हम अहमदाबाद, तो अहमदाबाद को बिल्कुल भारत का बोस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। कोयमाटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हाँ बिल्कुल राइट है, ये भी इसकी सीध का ही है, ये भी इसी का ही है। ठीक है। कानपुर है जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। क्या भाई? कानपुर क्या है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। बिल्कुल राइट है भाई। तो मुंबई है वो भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाती हैं। ये भी राइट है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 ये ऐसे सिक्वेशन में ही राइट हो रहे हैं। एक बार फिर से देखें ध्यान, अहमदाबाद भारत का बोस्टन, कोयमाटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कानपुर है उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, मुंबई है जो भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इनमें से निम्न में से कौन सा कथन सही है वो हमको यहाँ पर बताना है। जैसे बात करें यहाँ पर अपन, मुख्य हिमालय की पर्वतदार चट्टानें जीवाश्म है। बिल्कुल नहीं है भैया। तो लघु हिमालय की पर्वतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं। हाँ बिल्कुल मिले हैं इसमें। तो जैसे बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 इसमें राइट हैं। तो 2 और 3 इसमें राइट है। ये जो मुख्य हिमालय की जो पर्वतदार चट्टान है ये जीवाश्महीन ये नहीं है। यहाँ पर बताएं आपको, जैसे कि स्थित ये जो जीवाश्म मिले हैं, तो बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में यहाँ मानव सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो है जो जैसे बुर्ज होम, क्या भाई? बुर्ज होम और गुपकराल में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? ये 2 स्थान हैं यहाँ पर। कहाँ पर है? बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के ये 2 स्थान हैं जहाँ पर मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? बुर्ज होम और गुपकराल यहाँ पर मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्न पहाड़ियों में से कौन सी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रख्यात हैं? इनकी निम्न पहाड़ियाँ यहाँ पर दे रखी हैं आपको, उसमें से कौन सी हैं जो कौन सी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रख्यात हैं? जैसे बात करें यहाँ पर कोसी गंगा, ये दोस्तों पहाड़ियाँ नहीं होगी यहाँ पर, ये तो नदियाँ हैं। क्या है भाई? नदियाँ हैं। निम्न नदियाँ में से, पहाड़ियाँ नहीं है, सॉरी गलत टाइपिंग हो गई यहाँ पर। निम्न नदियों में से कौन सी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रख्यात हैं? तो यहाँ पर बात करेंगे अपन कोसी, गंगा, दामोदरी, गोमती। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा देखें तो बिहार में बहने वाली हैं ये कोसी नदी। कहाँ पर भाई? ये बिहार में बहती हैं और परिवर्तन के लिए ये कुख्यात हैं। कौन सी? बिहार में बहती हैं कोसी नदी, और इसका ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है। और इसे बिहार का शौक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बिहार का शौक भी कहलाती है ये नदी, कोसी नदी। कौन सी नदी होगी? कोसी नदी यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। अंकों का यहाँ पर आपको इनको सुमेलित करना है। तो जैसे जयदेव की बात करें अपन दोस्तों, तो जयदेव वो थे लक्ष्मण सेन के थे, यानी कि जयदेव जो कवि थे उनके जो संरक्षक थे वो लक्ष्मण सेन थे। और बिल्हण के थे वो थे विक्रमादित्य सतुर्थ। कौन थे भाई? विक्रमादित्य सतुर्थ। अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह के जो थे वो थे चंद्रगुप्त। अमर सिंह के कौन थे? चंद्रगुप्त। और फिर वागपत्ती राजा के जो थे वो थे यशोवर्मन। यहाँ पर आपको 5 दिए थे, ये कनिष्ठ किसी के भी नहीं है। इनमें से किसी के भी नहीं है। जैसे पहले का ये हो गया, जयदेव किसके थे? लक्ष्मण सेन के। बिल्हण किसके थे? विक्रमादित्य सतुर्थ के। अमर सिंह थे चंद्रगुप्त के। और वागपत्ती राजा थे यशोवर्मन के। किसके थे? यशोवर्मन के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। आपको सभी का मिलान करते हुए सही ऑप्शन का चुनाव वहाँ पर करना। तो 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भाई? 6 सदस्य वहाँ पर थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने में, उनकी मौजूदगी एवं उनकी जनसंख्या से संबंधित खतरों की
जानकारी प्रदान करने के लिए विश्व चिड़िया दिवस WHD कब मनाया जाता है। तो WHD जो मनाया जाता है वो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, यानी कि 20 मार्च को। कब मनाया जाता है भाई? 20 मार्च को विश्व चिड़िया दिवस एवं विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। कौन सा है भाई? विश्व खुशहाली दिवस। कब? 20 मार्च को। तो बात करते हैं और 25 मार्च की, तो 25 मार्च को दोस्तों है गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। कब? 25 मार्च को। और 24 मार्च की यहाँ बात करें अपन 24 मार्च की, तो 24 मार्च यानी विश्व टीबी दिवस एवं ग्रामीण डाक विभाग बीमा दिवस बीमा दिवस मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को। और 27 मार्च की यहाँ पर बात करें तो 27 मार्च को है जो 27 मार्च को विश्व थिएटर यानी कि विश्व थिएटर रंगमंच दिवस मनाया जाता है। कब? 27 मार्च को। तो ये मुख्य दिवस थे, यहाँ पर आपको एक साथ 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो यहाँ पर आपको बताना है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो जैसे कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन के साथ नहीं, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, ये भी नहीं है भाई। तो किसके साथ है? भाषाओं के साथ, बिल्कुल राइट है। 8वीं सूची में भाषाएं दी जो भाषाओं के साथ हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। और आपको बता दें कि वर्तमान में इसमें है जो 22 भाषाएं शामिल है। क्या है भाई? वर्तमान में 22 भाषाएं यहाँ पर शामिल है इसमें। और आप बता दें कि ये 92 संवैधानिक संशोधन यानी कि ये कब हुआ था भाई? ये 2003 में हुआ था। इसमें नई सम्मिलित की गई भाषा यानी कि बोडो, संताली, मैथिली और डोगरी हैं। कौन सी हैं भाई? यहाँ पर कब किया था? 22वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इस दौरान यहाँ पर क्या है कि 4 भाषाएं और ऐड की गई थी। पहले कितनी थी यहाँ पर? 18। पहले कितनी थी? 18 थी। अब कितनी हो गई भाई? 18 + 4 बराबर कितनी होगी? 22। कितनी होगी? 22। ये 4 भाषाएं कौन सी हैं? तो आपको बता दें यहाँ 4 भाषाएं हैं यहाँ पर बोडो, संथाली, दूसरी है मैथिली, तीसरी है मैथिली और चौथी जो भाषाएं हैं वो है डोगरी। कौन सी है भाई? डोगरी भाषा। ये 4 भाषाएं इसके अंदर जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है? 92 संविधान संशोधन कब किया गया? तो फिर ये किया गया 2003 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारतीय संसदीय प्रणाली हैं ये कहाँ से ली गई हैं? तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई भाई? ब्रिटेन से ली गई है भारतीय संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन की ही ये देन है। क्या भाई? भारतीय संसदीय प्रणाली किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। और बात करें इसका जो आधार है, वो इसके आधार की बात करें तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है। क्या है भाई? इसके आधार की बात करें तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका आधार माना जाता है। हमारे देश का संवैधानिक नाम है, यानी कि हमारे देश का जो संवैधानिक नाम है वो क्या है? तो हमारे देश का संवैधानिक नाम भारत नहीं, भारत अर्थात इंडिया, बिल्कुल राइट ये है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। क्या है भाई? भारत अर्थात इंडिया, यानी कि ये है जो संविधान के अनुच्छेद की यहाँ पर बात करें अपन तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है ये संघ का नाम है अर्थात भारत अर्थात इंडिया। किसमें? अनुच्छेद 1 के अंदर। पंचमढ़ी जीव क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षक, पंचमढ़ी जीव क्षेत्र नहीं है, आप संरक्षक है। क्या है भाई? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? यहाँ पर क्षेत्र के पहले है ये संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये बताएं आपको, ये है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थित है। और बात करें इस क्षेत्र की जो वर्ष की जो स्थापना की
तो ये 1999 में इसकी स्थापना की गई है, जैव संरक्षण क्षेत्र की। और यहाँ पर वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा कब इसकी पहले तो इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हो गई इसकी 1909, इसकी स्थापना हो गई किसकी, पंचमंडी की। ये कहाँ पर है तो ये एमपी में स्थित है। फिर बात करें यहाँ पर कि इसको यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष यानी कि 2009 में, कब, वर्ष 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। किसके भाई, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे नामित किया गया है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? निम्न में से किस स्थानों पर आर्द्र जलवायु का अनुभव यहाँ पर होता है? तो आर्द्र जलवायु का अनुभव यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो अहमदाबाद में तो नहीं होता है भाई, तो कोसी में होता है बिल्कुल। लुधियाना में नहीं होता है। और कहाँ होता है तो तेजपुर में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपका यहाँ पर राइट माना जाएगा। कोसी और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। क्योंकि यहाँ पर बात करें अपन ये क्यों होता है तो यहाँ पर जो कोसी की बात करें तो यहाँ पर 32 यानी कि 3228 मिमी और यहाँ पर बात करें अपन तेजपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 1600 कितनी भाई 1600 मिमी यहाँ पर जो है वर्षा होती है। और बात करें यहाँ अहमदाबाद की तो अहमदाबाद में वो है नॉर्मली 800 मिमी, कितना भाई 800 मिमी होता है। और लुधियाना की बात यहाँ पर अपन करें तो लुधियाना में है वो 730 मिमी वर्षा यहाँ पर होती है प्रति वर्ष। तो यहाँ पर तेज सबसे ज़्यादा इसमें से माना जाएगा तो वो जाएगा कोसी और तेजपुर यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? मैं एक बार कहता हूँ था या नहीं था में फर्क देखो भाई, ट्यूशन को पूरा जरूर पढ़े। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो यहाँ पर जो नहीं था उसके बारे में बात यहाँ अपन करें तो वो था हिंदू महासभा दल यहाँ पर शामिल नहीं था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, मुस्लिम लीग था, साम्यवादी दल था, ये तीनों तो थे लेकिन ये हिंदू महासभा वहाँ पर नहीं था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? उस अधिनियम का नाम है 1909 अधिनियम कौन सा था? 1909 अधिनियम कौन सा था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या भाई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ये था। यहाँ पर हुआ कौन सा अधिनियम था? ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, यानी कि इनका मिलान इनके साथ करना है। तो यहाँ पर बात करेंगे अपन देखेंगे तो महात्मा गांधी इंडियन डिफेंस, इंडियन विश, फ्रीडम, हिंद स्वराज, बिल्कुल राइट है भाई। यहाँ पर 1 नंबर ये है हिंद स्वराज। फिर बात करें यहाँ पर अपन आगे है राम मनोहर लोहिया, तो राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे यहाँ पर द व्हील हिस्ट्री यहाँ पर इसके ये है महात्मा गांधी जी इनके हैं। फिर बात करें यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो है इंडिया डिवाइडेड यानी कि ये है 3रे नंबर पर। तो ये मौलाना आज़ाद, तो मौलाना आज़ाद यहाँ हो जाएंगे इंडिया विश फ्रीडम के, यानी कि 4 नंबर पर ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट होगा वो 2, 1, 4 और 3 इस प्रकार से ये राइट है। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? तो दिल्ली का जो लाल किला है प्यारे दोस्तों वो बनाया था, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? तो ये बनाया था शाहजहां ने। किसने बनाया भाई? शाहजहां ने बनाया। कब बनाया? तो यहाँ पर बनाया था इन्होंने 1638 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। कब?
1638 ईस्वी से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। किसका? लाल किले का। किसने बनाया? शाहजहां ने। किसने बनाया भाई? शाहजहां ने बनाया। कब निर्माण जो शुरुआत हुई थी इसकी? 1638 ईस्वी में। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र जो ये सातकर्णी है वो किस वंश का शासक था? तो ये सातवाहन वंश का शासक था। किसका था? सातवाहन वंश का ये शासक था। और इसमें शिम्बुक जो था, शिम्बुक ने 60वीं ईसा पूर्व यानी कि 60वीं ईसा पूर्व में सुमर्मा की हत्या कर सातवां वंश की स्थापना की थी। किसने? सातवां वंश की स्थापना किसने की थी? शिम्बुक ने। किसने की थी? शिम्बुक ने। कैसे की थी? इन्होंने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा, क्या भाई? सुशर्मा की हत्या करके सातवां वंश की स्थापना की थी। किसने? शिम्बुक ने की थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है यहाँ पर दोस्तों किससे है? तो यहाँ पर आपको सब बताते जा रहे हैं। श्वेत क्रांति अपना आप यहाँ पर आपको बताई दी जाएगी। तो श्वेत क्रांति का संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से। पहले सबके आपको बता दें यहाँ पर दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन की यहाँ पर बात करें तो मत्स्य उत्पादन यानी कि नीली क्रांति। क्या भाई? ये है नीली क्रांति। फिर है बाढ़ निर्माण कोई क्रांति वारंती नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कहते हैं जो क्रांति का जो जनक हैं, श्वेत क्रांति जो यहाँ पर हैं दूध उत्पादन से, इसके जो भारत में जो इस क्रांति का जो जनक हैं वो हैं वर्गीज कुरियन। क्या है? कौन है भाई? वर्गीज कुरियन। इसे भारत में दुग्ध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। और मत्स्य उत्पादन होगी आपकी नीली क्रांति। बाढ़ निर्माण और गेहूं ये ऐसे दे रखे हैं यहाँ पर। झूम कृषि अभी भी प्रचलित है। कहाँ पर है भाई? तो अभी भी ये प्रचलित है। तो कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में तो है भाई, मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है। यानी कि उपयुक्त सभी जगह ये झूम कृषि अभी भी ये प्रचलित हैं। और ये हैं जो पहाड़ियों पर ऐसी कृषि यानी कि झूम कृषि जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा पहाड़ियों के ऊपर यहाँ पर कृषि की जाती है। कहाँ पर भाई? पहाड़ी यानी कि पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिवासियों के द्वारा ये कृषि की जाती है। कौन सी? झूम कृषि। सटाना से बने बोध यानी कि सटानों से बने, यहाँ पर सटाना नहीं, यहाँ पर है सटानों से बने बौद्ध बगीचे तथा अजंता गुफाओं के चैत्य किस शासक के संरक्षण के तहत निर्मित किए गए थे? वाकाटक। किसके भाई? वाकाटक। ये हो जाएंगे वाकाटक। किनके द्वारा? वाकाटक के द्वारा निर्मित किए गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी? तो वो जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है दादा भाई नारोजी ने। किसने लिखी भाई? दादा भाई नारोजी ने। कौन सी पुस्तक थी? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली ये पुस्तक थी जो दादा भाई नारोजी ने लिखी थी। सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित हैं। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित हैं? यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए हुए, इसमें से एक राइट कौन सा यहाँ पर है? तो यहाँ पर बात करें अपन सूफी संत की तो ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर के अंदर स्थित है। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 यानी कि 1192 में ये मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो भारत आए थे। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। कब आए थे? 1192 के अंदर ये भारत में आए थे और अजमेर में ये रहने लगे थे। कहाँ पर? अजमेर में रहने लगे थे और वहीं पर इसकी जो अभी वो यहाँ पर दरगाह है।
गंगों की प्रथम राजधानी थी, गंगों की जो प्रथम राजधानी थी कौन सी थी? तो गंगों की जो प्रथम राजधानी थी वो थी कोल्लर। क्या थी? कोल्लर थी गंगों की प्रथम वो राजधानी कोल्लर थी। और इसके बाद में जो ये जो कोल्लर, ये तो प्रथम राजधानी थी, लेकिन इसके बाद में जो तलकाडू कहाँ पर? तल तलकाडु तलकाडु राजधानी बनाई थी इसके बाद में, यानी कि कोल्लर के बाद में इन्होंने तलकाडु को अपनी राजधानी बनाया था उसके बाद में। और ये गंग वंश का जो संस्थापक, अगर गंग वंश के संस्थापक की यहाँ पर बात करें तो ये बर्जहस्त पंचम था। गंग वंश के संस्थापक कौन था भाई? बर्जहस्त बर्जहस्त पंचम ये कौन था? इनका संस्थापक था। किसका भाई? गंग वंश का संस्थापक था। और यहाँ पर आपको और थोड़ा अधिक जानकारी बताएं तो यहाँ पर दत्त सूत्र पर टीका, दत्तक दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला प्रथम गंग शासक वो था माधव प्रथम था। कौन था भाई? माधव प्रथम था। क्या करने वाला था? टीका लिखने वाला गंग शासक था प्रथम। कौन था? माधव प्रथम शासक था। पीलिया किससे संबंधित है? पीलिया रोग है वो किससे संबंधित है? गुर्दों से, अग्ना से, यकृत से या फिर ग्रहणी से? यहाँ पर आपको बता दें कि जो पीलिया है वो पर यकृत से संबंधित है। किससे है भाई? यकृत से संबंधित है। और बात करें पीलिया, जो पीलिया वायरस है ये हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस या फिर इसे जॉइंटिस भी कहा जाता है, या फिर इसे जॉइंटिस को साधारण लोग पीलिया के रूप में मानते हैं। इसे हेपेटाइटिस या फिर जॉइंटिस भी कहा जाता है, और इसे साधारण लोग हैं वो इसे पीलिया के नाम से जानते हैं। और ये जो रोग होता है पीलिया, ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म विषाणु से होता है। क्या? बहुत ही सूक्ष्म विषाणु से पीलिया रोग होता है। और ये इस रोग से है वो यकृत प्रभावित होता है दोस्तों इस रोग से। और ये यकृत क्या करता है? यकृत कोशिकाएं ये जो रुधिर के बिलिरुबिन होता है ना, उसे लेना बंद कर देती है। ये जब पीलिया रोग होता है तो ये कोशिकाएं यानी कि यकृत कोशिकाएं रुधिर से, किससे भाई? रुधिर से क्या लेना बंद कर देती है? बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। तो रुधिर दवा संपूर्ण शरीर में बिलिरुबिन फैल जाता है। किससे? संपूर्ण शरीर में ये बिलिरुबिन फैल जाता है, जैसे शरीर पूरा पीला पीला हो जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पित्त का स्त्राव होता है। मानव यानी मनुष्य के अंदर पित्त का स्त्राव कहाँ पर होता है? तो ये होता है यकृत में। कहाँ पर भाई? यकृत में होता है। ये मानव में जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर माने अपन तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। यकृत का अगर वजन अगर इनका अपन ज्ञात करें यहाँ पर तो ये 1 पॉइंट यानी 5 यानी कि 1.5 से 2 किलो का ये होता है। इसके बीच में होता है। किसके? 1.5 से 2 किलो के बीच में इसका वजन होता है। और उदर गुहाओं के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर ये स्थित होता है। किसके भाई? उदर गुहा है। उदर गुहा के ऊपरी भाग में ये किस तरफ होता है? दाहिनी तरफ होता है। किस तरफ होता है भाई? दाहिनी तरफ ये स्थित होता है। कौन? यकृत। कौन होता है? यकृत। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसका कारण आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या कारण है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का? नाभिक विघटन नहीं, नाभिक संलयन बिल्कुल राइट है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर होता क्या है कि 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। क्या है? 2 या फिर 2 से अधिक हल्के नाभिक यानी कि हल्के नाभिक जो संयुक्त यानी ये दोनों मिलकर ये क्या करता है? एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? इसी क्रिया को नाभिक के संलयन कहा जाता है। और सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा जो होती है वो प्रकाश का स्रोत नाभिक के संलयन ही तो है। और है क्या?
एक व्यक्ति इस तरह पानी में नाव पर खड़ा है, ध्यान दें, एक व्यक्ति है जो इस तरह पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो यदि वह नाव तट की ओर चल रही है तो नाविक क्या हो जाएगा? नाव तट से दूर चली जाएगी, या इस तरह चलेगी, या फिर तट की ओर चलेगी, या फिर डूब जाएगी। तो यहाँ पर नाव तट से दूर चली जाएगी। क्या होगा भाई? नाव तट से दूर चली जाएगी। ये न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है मेरे दोस्तों। कौन सा नाम है? तृतीय नियम है। जो व्यक्ति आगे की ओर क्रिया करेगा, क्या करेगा? जब व्यक्ति आगे की ओर क्रिया करेगा तो उसके विपरीत, यानी कि उसके विपरीत प्रतिक्रिया वहाँ पर लगेगी, जिससे नाव तट से दूर चली जाएगी। गति, न्यूटन की गति का कौन सा नियम होगा? ये तीसरा नियम। बाहर के सार भिन्न प्रकार के पेंट किए हुए, यानी कि कलर किया हुआ, उसके ऊपर धातु के सार प्याले, यानी कि सार प्याले धातु के, ऐसे, ठीक है ना। एक साथ उसके अंदर गर्म कॉफी डाली जाए तो कुछ समय पश्चात किस प्याले की कॉफी सबसे ठंडी आपको पाई जाएगी? किस प्याले की? तो यहाँ पर खुदरा सफ़ेद, समकीला सफ़ेद, खुदरा काला, या फिर समकीला काला, किस पर? तो यहाँ बात करेंगे अपन खुदरा काला। खुदरा काला के अंदर कॉफी जल्दी ठंडी हो जाएगी। किस पर? खुदरा काला रंग का जो प्याला यहाँ पर होगा उसके अंदर कॉफी है जो जल्दी ठंडी हो जाएगी। होता क्या है कि यहाँ पर है ना, जो ये काला रंग है वो विकिरण का जो है अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ ये एक अच्छा परावर्तक की भांति भी ये कार्य करता है। इस कारण यहाँ पर कॉफी जल्दी ठंडी इसमें हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का जो कारण है वो नहीं है? यहाँ पर बैक्टीरिया, अजैविक रसायन, या उद्योगों से तेल रिसाव, या वाहनों की तेज आवाज़। तो यहाँ बात करेंगे वाहनों की तेज आवाज़। वाहनों की तेज आवाज़ से क्या नहीं होता है? जल प्रदूषण का कारण ये जल प्रदूषण नहीं होता। किससे? वाहनों की तेज आवाज़ से जल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बैक्टीरिया आ जाने से जल प्रदूषित हो जाएगा, जैविक रसायन से हो जाएगा, या फिर उद्योगों से जो तेल का जो रिसाव होता है उससे भी जल प्रदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य है। अधिकतम जो प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य है, अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्यान्न है चना, मटर, सोयाबीन, अरहर। तो यहाँ पर बात करेंगे जो अधिकतम यानी बहुत ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? सोयाबीन के अंदर ये पाई जाती हैं। जो सोयाबीन है वो जो प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य पदार्थ ये है। इसमें होता है कि ये जो बात करें यहाँ पर अपन इसकी प्रोटीन शब्द का, जैसे यहाँ पर प्रोटीन शब्द यहाँ पर देखने को मिला है, तो प्रोटीन शब्द की जो सर्वप्रथम प्रयोग, प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था जे बर्जेलियस ने। किसने किया था भाई? जे बर्जेलियस ने ये प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही तो निर्मित है। किससे है? प्रोटीन की बात करें तो हमारा शरीर, यानी कि हमारा शरीर है जो 15% प्रोटीन से ही तो निर्मित है। और किससे है? कितना प्रतिशत है? 15% यहाँ पर प्रोटीन से निर्मित है। बैकेटाइट होता है, क्या होता है? तो बैकेटाइट यहाँ पर आपको बताना है क्या होता है। तो बैकेटाइट एक रोधक इंसुलेटर होता है। बिल्कुल यहाँ पर राइट है, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो गया। बैकेटिक क्या होता है? एक रोधक इंसुलेटर होता है जो प्लास्टिक का होता है, बना होता है। किसका बना होता है? ये किसका बना होता है? प्लास्टिक का। किसका होता है भाई? प्लास्टिक। ये प्लास्टिक का बना होता है, जिसका उपयोग, अगर इसकी बात करें कि इसका जो उपयोग की बात करें तो ये कुस्सा क्या है? इसका उपयोग कुचालक है। यह क्या है? कुचालक के रूप में ये कार्य करता है। कौन? कुचालक के रूप में कार्य करता है। और बिजली के जो झटकों से ये सुरक्षा के लिए
केबल इंसुलेटर का कार्य भी ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34 है, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देखते हैं, इसका कारण क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो कारण है वो है अपवर्तन। क्या है भाई अपवर्तन? किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में राइट है। क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन यानी पृथ्वी की जो गोल आकृति के कारण जो प्रकाश की किरणों का जो अपवर्तन हो जाने से हम हैं जो सूर्य को वास्तव में सूर्योदय की या तो पहले उसको देख सकते हैं या फिर सूर्यास्त के बाद ही उसको देख सकते हैं। किस कारण? पृथ्वी के गोल होने के कारण जो प्रकाश की जो किरणें का जो अपवर्तन हो जाता है यहाँ पर, इस कारण से। एक बंद ऊष्मागतिक वह है जिसमें एक बंद ऊष्मागतिक प्रणाली, यहाँ पर प्रणाली होगा दोस्तों, यहाँ पर वह है जिसमें यानी कि इसमें द्रव्यमान का अंतर नहीं होता है परंतु ऊर्जा का अंतर इसमें होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। पेट्रोल की गाड़ी के एक एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी इस तरह तेज चल रही है, ब्रेक लगाया जाए या धीमी हो रही हो या फिर धीमी हो रही हो। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर तेज चल रही हो। क्या भाई? तेज चल रही हो जब गाड़ी तेज चल रही हो। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, इसको मत भूलना। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना भूलना मत। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करें यहाँ पर ये भारत की, तो ये हो गया आपका भारत देश। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं स्थित, ये पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो होगी ये है जावादी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ भाई? ये जावादी पहाड़ियाँ। और ये तमिलनाडु के किस तरफ है भाई? ये उत्तर में स्थित है। उत्तरी तमिलनाडु के दक्षिण में ये स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी तमिलनाडु के दक्षिण में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। और इस पहाड़ियों को यानी कि ये पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है मान लो। तो यहाँ पर दो नदियाँ जो फलोर नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं, 2 नदियाँ इसे पहाड़ियों को पूर्वी और पश्चिम में बांटती हैं। किसमें? पूर्वी और पश्चिम में बांटती हैं। किनको? इन जावादी पहाड़ियों को। जो 2 नदियां हैं वो है सैयर और अगरम। कौन सी है भाई? यहाँ पर एक है सैयर और दूसरी है अगरम। सैयर और अगरम नदियां यहाँ पर इस पहाड़ियों को 2 भागों में बांटती हैं। और यहाँ पर यानी कि इस पहाड़ियों के जो पूर्वी किनारे हैं, दक्षिण और पूर्वी किनारे, वहाँ पर संदन के जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। किसके? संदन के जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? पूर्वी और दक्षिणी किनारों पर संदन के जंगल इस पहाड़ियों पर यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हो गई अपनी राइट? तो जावादी पहाड़ियाँ यहाँ पर राइट है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जाना जाता है। तो दक्षिणी भाग है वो जाना जाता है। तो यहाँ आपको बता दें कि वो दक्षिण जो भाग है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भारत का पश्चिमी तटीय भाग है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से है भाई? मालाबार तट। और यहाँ पर एक बात करें, यहाँ पर जैसे कोंकण तट, तो कोंकण तट है दोस्तों ये महाराष्ट्र की जो रायगढ़ जिले में मंगलोर यानी कि कर्नाटक तक ये विस्तृत है। कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटक तक ये विस्तृत है। कहाँ से है? महाराष्ट्र रायगढ़ से लगाकर ये बेंगलोर के कर्नाटक तक ये विस्तृत है। दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि जसवंत सिंह द्वितीय थे। कौन थे भाई? जसवंत सिंह द्वितीय थे, जिनका काल था 1873 से 95। जो उनकी एक प्रेमिका थी। किनकी? जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका थी जिनका नाम था ननी। मैं एक थोड़ी सी कहानी है छोटी सी, इनकी मृत्यु से संबंधित है ये कहानी, आपको जानने भी थोड़ी रुचि भी होगी आपको जानने की। तो नन्नी जान उनका नाम था, नन्नी जान। तो नन्नी जान ने क्या किया कि दयानंद सरस्वती को जो है दूध के अंदर कांच होता है ना भाई, शीशा, कांच यानी शीशा घोल कर पिला देने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में हो गई। कब हुई थी ये? अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी
30 अक्टूबर 1883 सॉरी 30 अक्टूबर 1883 को ये अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो बचपन का नाम, अगर ये महर्षि दयानंद सरस्वती के जो बचपन का नाम हमें जानना है तो इनका जो नाम था मूल शंकर इसका बचपन का नाम था, और इनके गुरुजी का नाम था स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद इसके गुरुजी का नाम था, और मूल शंकर इसके बचपन का नाम यहाँ पर था। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? यानी माउंट आबू को राजस्थान के अंदर यहाँ पर विलय किया था, उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी थी उन यहाँ सारों में से वो कौन थे? तो यहाँ पर हीरालाल शास्त्री नहीं, सिद्धराज ठड्डा नहीं, गोकुल भाई भट्ट, हाँ बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट ने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई थी। किसमें? माउंट आबू को राजस्थान में विलय करने के लिए। तो गोकुल भाई भट्ट की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट का यहाँ पर जन्म हुआ था, वो हुआ था 1897 में। कब हुआ था? 1897 में। ये हुआ था हाथल गांव है भाई, कहाँ पर है? ये सिरोही में पड़ता है हाथल गांव सिरोही में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो राजस्थान में जो ये माउंट आबू का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में इनका विलय किया था इन्होंने। तो वो किया था कैसे कि इसमें एक समिति थी, समिति का जो नाम था वो था फजल अली समिति की सिफारिशों के जो आधार पर इनका जो ये विलय इन्होंने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक थे वो कौन थे? तो यहाँ पर आप सबको पता ही होगा, विजय सिंह पथिक। कौन थे भाई? विजय सिंह पथिक। और इनका जो वास्तविक नाम था ना विजय सिंह पथिक का, वो था भूप सिंह। क्या था भाई? भूप सिंह इसका वास्तविक नाम था। और इनका जो जन्म है दोस्तों वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था इनका जन्म। और ये राजस्थान के जो बिजोलिया आंदोलन हुआ था, ये बिजोलिया आंदोलन कब हुआ था? बिजोलिया आंदोलन, तो ये जो बिजोलिया आंदोलन हुआ था जो 1897 से 1941 में, ये विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण किसान आंदोलन के ये यहाँ पर जनक माने जाते हैं। किस दौरान? बिजोलिया आंदोलन जो ये है इस दौरान हुआ था 1897 से 1941 के दौरान। ये यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर इन्होंने निभाई थी, इस कारण ये बिजोलिया आंदोलन के जनक माने जाते हैं। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने ये जो है इनका जो कार्यकाल रहा है वो है 1652 से 1680। 1652 से 1680 के कार्यक्रम रहा। और 1669 इसमें यहाँ पर सिहाड़ यानी कि वर्तमान में नाथ द्वारा कहते हैं, वर्तमान में नाथ द्वारा, और पुराना नाम क्या था इसका? सिहाड़ जो वर्तमान नाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति तथा काकरोली में यहाँ पर इन्होंने एक और लगाई थी मूर्ति। किसमें? काकरोली में यहाँ पर मूर्ति लगाई थी, द्वारकाधीश की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहाँ पर? काकरोली में। किसकी लगाई थी? द्वारकाधीश की मूर्ति इन्होंने लगाई थी। 30 मार्च 1949 को स्थापित राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 30 मार्च 1949 को स्थापित वरहद राजस्थान के होंगे भाई। यहाँ पर ये किसके हैं? वरहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो इनके जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री यहाँ पर थे। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? वीर विनोद पुस्तक के प्रथम रचयिता कौन थे? तो वीर विनोद पुस्तक के जो प्रथम रचयिता थे वो ये थे श्यामल दास। कौन थे भाई? श्यामल दास यहाँ पर थे वीर विनोद पुस्तक के रचयिता। राणा पुंजा किसका सेनापति था? तो राणा 72 से 97 तक। कब तक? 1572 से 97 तक ये यहाँ पर सेनापति रहा था।
महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था प्यारे दोस्तों। तो ये विराट नगर महाजनपद की राजधानी था। किस महाजनपद की ये राजधानी था? कौन? विराट नगर किस महाजनपद की राजधानी था? तो विराट नगर वो था जो मत्स्य प्रदेश की राजधानी था। किसका भाई? मत्स्य की ये विराट नगर राजधानी था। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाना वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये इंडियन मोनालिसा के नाम से जो जाना जाता है वो राजस्थान की किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे है भाई? किशनगढ़ शैली से ये संबंधित है। यहाँ पर जो है वो बनी ठनी जो है ना भारत की मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है भाई? बनी ठनी जो चित्र शैली है वो भारत की मोनालिसा के नाम से ये प्रसिद्ध है। और चांदनी रात की संगीत गोष्ठी ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टेराकोटा मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किसने बनाई जाती है? किससे बनाई जाती है टेराकोटा की जो मूर्तियाँ हैं? क्या टेराकोटा की मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस से बनाई जाती हैं? तो किससे बनाई जाती हैं टेराकोटा की मूर्तियाँ? तो यहाँ पर बताएं आप। सिरेमिक जैसी मिट्टी से। किससे भाई? सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती हैं टेराकोटा की मूर्तियाँ। और ये जो टेराकोटा जो इसकी जो परंपरा है इस कला की वो लगभग 400 वर्ष पुरानी ये परंपरा है। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत है। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? जैसे चूड़ी कलाई में पहनी जाती है, बिल्कुल पहनी जाती है भाई। यहाँ सुरलिया कानों में पहना जाता है, तो बिल्कुल पहना जाता है। फीणी पैरों में नहीं पहनी जाती है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि फीणी है या फीणी की बात करें अपन, या फिर बोरला ले लो, या फिर शीशपुर ले लो, या रकड़ी ले लो, या टिकड़ा ले लो, या टिक्का ले लो, या सांतली ले लो, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ये कहाँ पर बांधी जाती है? सिर के अंदर ये बांधी जाती हैं। कहाँ पर? पैरों में नहीं बांधी जाती है भाई, ये सिर के अंदर पहनी जाती हैं। अगर सिर यहाँ होता तो ये भी राइट हो जाता है। पालरा को पैरों में पहना जाता है, बिल्कुल पहना जाता है भाई पालरा को पैरों में। तो फीणी कहाँ पर है? सिर के अंदर पहनी जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देवें। यहाँ पर नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको देना है। जैसे निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, बिल्कुल मनाई जाती है भाई। क्या? निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये भी राइट है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ये भी है। यानी कि तीनों यहाँ पर राइट है। मेले और जिले हैं यहाँ पर संबंधित, आपको सही ढंग से यहाँ पर इनको सजा के बताना है। मेले इस तरफ मेले है और इस तरफ जिले है। कौन से मेले किस जिले में होते हैं? तो जैसे बात करें यहाँ पर मेले और जिलों की हम, तो यहाँ पर जो होगा वो करणी माता मेला बीकानेर में है, बिल्कुल है। रामदेवरा मेला जैसलमेर में है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में नहीं है भाई। बेणेश्वर मेला कहाँ है? तो ये है डूंगरपुर में है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में है और कैला देवी मेला करौली में है, बिल्कुल राइट है। कैला देवी मेला करौली में, तो बेणेश्वर कहाँ हो जाएगा भाई? डूंगरपुर में। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तिलवाड़ा की बात करें यहाँ पर, तो ये है दोस्तों मल्लीनाथ जी। किससे भाई? मल्लीनाथ जी से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो अगर मल्लीनाथ जी का जो जन्म की बात करें तो 1358 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मारवाड़ में इसका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शहीद नरेश रॉयल किंग वायसराय से मिलने के लिए नहीं गए थे? एक ऐसी कविता सुना दी गई थी, उसके बाद ये इनसे मिलने गए नहीं। कौन? शहीद नरेश। तो ये वो कविता कौन सी है? तो वो कविता है दोस्तों, वो यहाँ पर तो चेतावनी का
छूट गया, यानी चेतावनी रहा छूट गया, ये कविता सुनने के बाद ये वायसराय से मिलने नहीं गए थे। और चेतावनी के जो छूट क्या है वो केसरी सिंह बारट की ये कविता है। किसकी भाई? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट ने ये सुनाई थी इनको। निम्नलिखित में से सूची एक विरासत तथा सूची दो स्थान है यहाँ पर का मिलान करें आप यहाँ पर इनका। तो मिलान यहाँ पर करें हैं तो यहाँ देखें तो जैसे गजनेर महल, गजनेर महल तो गजनेर महल हो जाएगा यहाँ पर। गजनेर महल की बात करें तो ये होएगा बीकानेर में। कहाँ है भाई? गजनेर महल बीकानेर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे गजनेर महल बीकानेर, यानी कि 3 नंबर ये राइट है इसका, 1 नंबर का ये राइट है ना, 1 नंबर का 1 नंबर का 1 हो जाएगा ये। फिर बात करें किराडू मंदिर, तो किराडू मंदिर है दोस्तों वो है किराडू मंदिर हो जाएगा यहाँ पर बाड़मेर। किराडू मंदिर कहाँ है भाई? तो बाड़मेर में हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर है जग मंदिर, तो ये हो जाएगा उदयपुर, यानी कि ये 3 नंबर पर आ जाएगा। तो गजनेर में बीकानेर में, किराडू मंदिर बाड़मेर में, जग मंदिर उदयपुर में। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं भाई काकन डोरा। क्या बोलते हैं यहाँ पर? काकन डोरा, काकन डोरा। राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो किस वर्ष यहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था राजस्थान जो 1994 में यहाँ पर हुआ था। क्या हुआ था? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम यहाँ पर जो लागू हुआ था 1994 में, वहाँ पर ये जो 1994 में हुआ था 23 अप्रैल 1994 में। कब भाई? 23 अप्रैल 1994 में ये इसका गठन हुआ था। मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यहाँ पर कौन सा जोड़ा जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला है सास बहू का मंदिर, तो ये पहला ही आपका है वो मेल नहीं खाता है। तो सास बहू का जो मंदिर है यहाँ टोंक में नहीं है, तो ये कहाँ है? तो ये है नागदा उदयपुर में स्थित है। कहाँ है भाई? नागदा उदयपुर में ये स्थित है। कपिल मुनि का मेला कोलायत, गोविंद देव जी का मेला जयपुर में है, एकलिंग जी का मेला उदयपुर में है। तो सास बहू का मंदिर है वो कहाँ है? नागदा उदयपुर में ये स्थित है। आबानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आबानेरी मंदिर है वो है दोस्तों यहाँ पर दौसा में स्थित है। कहाँ है भाई? दौसा में स्थित है आबानेरी मंदिर। और यहाँ पर हर्ष माता के मंदिर के लिए ये आबानेरी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या है? आबानेरी का मंदिर है वो दौसा में। और ये क्या यहाँ पर हर्ष माता का जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर आबानेरी में, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें अपन और ज़्यादा की तो भगवान विष्णु का मंदिर, यानी कि भगवान विष्णु का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। मोतीलाल तेजावत का संबंध था किससे था भाई? तो मोतीलाल तेजावत का संबंध, तो मोतीलाल तेजावत का जो संबंध था सिक्कर किसान आंदोलन से था। किससे था? सिक्कर किसान आंदोलन से इनका जो संबंध है वो था। राग मंजरी एवं राग माला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, इनके रचयिता कौन थे? तो इनके रचयिता की यहाँ पर बात करें तो पुंडरीक विठल। कौन था भाई? पुंडरीक विठल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार जो चुनाव हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 1952 में। कब हुआ था भाई? 1952 के अंदर यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ था। ये 4 जनवरी से कब कितना टाइम तक चला था ये? तो ये जो प्रथम विधानसभा के लिए ये चुनाव हुए थे, ये हुए थे 4 जनवरी से लगाकर ये 24 जनवरी 1952 तक ये आम चुनाव हुए थे उस टाइम। कब? 1 जनवरी से 4 जनवरी से 24 जनवरी तक ये हुए थे आम चुनाव। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बेंच कहाँ स्थित है? मुख्य पीठ बेंच है यहाँ पर। बेंच क्या है भाई? यहाँ पर
बेंच कहाँ स्थित हैं? तो ये बेंच कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ है भाई? जोधपुर में स्थित है। शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो शहरों में जन्म व मृत्यु के लिए पंजीकरण के लिए उत्तरदायी जिला प्रशासन होता है। कौन होता है भाई? जिला प्रशासन। ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं वहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुपूजित नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना भाई, क्या नहीं है और है, विशेषकर से ध्यान दें इसका। तो जैसे यहाँ पर नहीं है की बात करें तो राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, बिल्कुल है भाई ये। तो राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति भी बिल्कुल, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी ये भी है। तो नहीं है वो है अध्यक्ष अरावली पर्वत बोर्ड के, यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 इसका वो गलत होगा। क्या होगा भाई? नहीं होगा, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर नहीं है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला, ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है आमेर का किला। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर अजमेर भी अगर ऐसा लिखा है, मान लो यहाँ 12 नहीं अजमेर हो, तो अजमेर और आमेर ऐसा जुड़ता हो तो कभी मत करना, क्योंकि आमेर का जो किला है वो जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है भाई? आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप है वो किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप है वो राव सुंदर सेन को कहा जाता है। किसे भाई? राव सुंदर सेन को कहा जाता है। राव सुंदर सेन 1562 से 1581 ईस्वी में आजीवन, यानी कि ये जीवन पर्यंत, यानी कि 1562 से लगाकर 1581 तक ये अकबर से संघर्ष करते रहे और मारवाड़ का प्रताप कहलाते हैं ये। और इसे अगर यहाँ पर दूसरी बात करें यहाँ पर, तो इसे भुला बिसरा राजा भी कहते हैं। किसे? राव सुंदर सेन को भुला बिसरा राजा भी कहते हैं और मारवाड़ का पथ प्रदर्शक भी इसे कहते हैं। किसे? इसे। और प्रताप का अग्रगामी भी इसे बोलते हैं और विस्मर्त नायक के नाम से भी ये जाने जाते हैं, राव सुंदर सेन। नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बूंदी की, यानी कि बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन से था इनका संबंध। हुआ क्या था कि 2 अप्रैल 1923 की बात है, वहाँ डांबी नामक स्थान पर यह आंदोलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? कब? 2 अप्रैल 1923 की बात है। 2 अप्रैल 1923 में क्या हुआ था? यहाँ पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर यहाँ पर शहीद हो गए थे इस घटना में। वेद मागाराम कौन थे भाई? वेद मागाराम यहाँ पर वो अध्यक्ष थे। मागाराम वेद इनके अध्यक्ष थे। पापड़ बेलना, हिंदी के आगे भाई क्वेश्चन, पापड़ बेलना का सही अर्थ क्या होगा? पापड़ बेलना, पापड़ बेलना यानी कि बहुत कष्ट उठाना। पापड़ बेलना, बहुत कष्ट उठाना। क्यों पापड़ बेल रहे हो भाई? आमरण शब्द में समास है। आमरण, आमरण शब्द में समास है। तो आमरण के अंदर कौन सा यहाँ पर समास है? तो यहाँ पर देखेंगे अविभाव्य यहाँ पर समास आएगा। कौन सा आएगा भाई? अविभाव्य समास यहाँ पर आएगा। आमरण के अंदर है क्या कि आ, यानी कि एक उपसर्ग भी यहाँ पर है। आ एक क्या है? आ एक उपसर्ग है। यहाँ पर क्या है? आ एक उपसर्ग है और अविभाव्य समास है इसके अंदर। यानी कि समास विग्रह अगर यहाँ पर बात करें तो मृत्यु पर्यंत, यानी कि मृत्यु पर्यंत यानी तक। निम्न में से अशुद्ध विकल्प होगा, यानी निम्न में से अशुद्ध विकल्प कौन सा है यहाँ पर? तो निम्न में से जो अशुद्ध विकल्प हैं दोस्तों वो है यहाँ पर ये मौत। मौत ये अशुद्ध विकल्प है। केस का हिंदी में रूप क्या है? केस का हिंदी में रूप क्या है? तो केस का जो हिंदी में रूप होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर नगद। केस यानी नगद। केस ले लो भाई, नगद ले लो रुपए। बिना वेतन का को, बिना वेतन का को कहते हैं। बिना वेतन का यहाँ पर
बिना वेतन का को क्या कहते हैं? तो बिना वेतन को जो कहते हैं अवेतनिक। क्या कहते हैं भाई? अवेतनिक। का का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकती का अर्थ है। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकती का अर्थ है। तो हानि होने के बाद उपसार वर्त का वर्षा जब कृषि सुखाने, हानि होने के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट है। विलोम है, अगम शब्द का विलोम होगा तो ये शुभम नहीं, शुभम नहीं, यहाँ पर होगा सुगम। सुगम। अगम, अगम का होगा सुगम। क्या होगा भाई? अगम का हो जाएगा यहाँ पर आपका सुगम। और संयोग बात करें यहाँ पर, और यहाँ यानी कि राइट तो होगा सुगम, ठीक है ना। तो संयोग की बात यहाँ पर करें तो संयोग की जो होगा वियोग, संयोग का होगा वियोग। और रिजु, रिजु का जो विलोम है वो होगा वक्र, रिजु का होगा वक्र। तथा अनुराग, अनुराग का होगा विराग, अनुराग का क्या होगा भाई? विराग। अनुराग का विराग, संयोग का क्या हो गया? वियोग हो गया। और यह सुगम, अगम का हो गया, क्या हो गया? सुगम। अगम का हो जाएगा सुगम। ये इस प्रकार से इसके विलोम है सभी के। दर दर की ठोकरे खाना, दर दर की ठोकरे खाना, यहाँ पर मुहावरे का जो सही अर्थ है वो बता दो भाई। दर दर की ठोकरे खाना, दर दर की यानी कि बहुत कष्ट उठाना, दर दर की ठोकरे खाना, बहुत कष्ट उठाना। मेरे प्यारे दोस्तों, एक एग्जाम ऐसा सुन लो जिसकी ओनली फॉर इधर उधर दर दर की ठोकरें मत खाओ। एक ही एग्ज़ाम देखो, आप टारगेट बनाओ कि कौन सा एग्ज़ाम आपको फाइट करना है। पटवार का करना है तो बस दूसरे सब छोड़ो, पटवार के अंदर ही लग जाओ और इसकी सीट हासिल करके आप बाद में, उसके बाद में दूसरा निशाना बनाओ। तब तक आप इधर ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा तो नहीं कर पाओगे कुछ भी। एक निशाना रखो, एक। दर दर की ठोकरें मत खाओ तुम, बहुत कष्ट मत उठाओ तुम। पद संयुक्त प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा यहाँ पर? तो कौन सा उपसर्ग यहाँ पर लगा? तो प्रति उपसर्ग लगा यहाँ पर। कौन सा लगा भाई? यहाँ पर प्रति उपसर्ग यहाँ पर लगा है। प्रति कौन सा लगा? प्रति उपसर्ग इसके अंदर लगा है। पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द कौन सा है यहाँ पर? पैतृक शब्द में मूल शब्द यहाँ पर हो जाएगा पितृ। क्या हो जाएगा भाई? पितृ। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ, ये आपका राइट है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। उर्मिला, ये उर्मिला लिखा हुआ राइट है भाई यहाँ पर। एम एस पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है? एम एस पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है यहाँ पर? तो मोशन पाथ स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की एक विधि है। क्या है? स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की एक विधि है यहाँ पर। पावर पॉइंट दर्शिए जो कि केवल टेक्स्ट, शीर्षक और बुलेट को दर्शाता है। टेक्स्ट, शीर्षक और बुलेट को ये दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आउटलाइन व्यू। क्या हो जाएगा भाई? आउटलाइन व्यू यहाँ पर ये हो जाएगा। ट्विस्टेड पेयर केबल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? यानी कि इसमें इंसुलेशन तांबे के 2 तार आपस में जुड़े रहते हैं, बिल्कुल राइट है भाई। इनकी लागत कम होती है, ये भी राइट है। इसकी डाटा ऑपरेशन की जो दर है वो कम होती है, तो ये भी राइट है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये डाटा को सैटेलाइट की तरह आगे ट्रांसफ़र करती हैं, तो ये इसका है जो वो गलत है। क्या? ये डाटा को सैटेलाइट की तरह आगे ट्रांसफ़र नहीं करती हैं। तो ये क्या करती हैं? तो ये नेटवर्क में सबसे तेज़ गति में डाटा ऑपरेशन करने की दर फाइबर ऑप्टिकल केबल की होती हैं इसके अंदर, ये है ना। एक ऐसी विशिष्ट संस्था जो इंटरनेट का पता होती हैं, एक ऐसी विशेष संस्था जो इंटरनेट को पता होती हैं, इंटरनेट का पता होती है, उसके अंदर जो आएगा वो है यहाँ पर आईपी एड्रेस। क्या? इंटरनेट का पता होती है, वहाँ पर आईपी एड्रेस होता है यहाँ पर। ये इसका राइट है भाई। ईमेल को
ईमेल को यहाँ पर ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है? तो यहाँ पर कौन उपयोगी है निम्नलिखित में से? तो वो हो जाएगा POP3। क्या भाई? POP3 यहाँ पर उपयोगी है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को क्या कहते हैं? यहाँ पर पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को यहाँ पर क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं भाई? वार्म बूटिंग कहते हैं यहाँ पर। अगर पहले से कंप्यूटर चल रहा है तो उसको वार्म बूटिंग कह रहे हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला उपकरण है? तो निम्न में से कौन सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला अगर उपकरण है तो वो है हार्ड डिस्क। कौन सा है भाई? हार्ड डिस्क सबसे अधिक उपकरण क्षमता वाला उपकरण में। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो पंच कार्ड का दोस्तों आविष्कार किया वो है हरमन हलिरत ने किया था। हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य है। तो हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी रूट अनिवार्य होता है। क्या होता है भाई? डायरेक्टरी रूट अनिवार्य होता है हर एक डिस्क के लिए। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहा जाता है? बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे है जो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट है। मैं यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? मैं विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को वक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इसका PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं आप टेस्ट चल रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट, वहाँ टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है दोस्तों वो है यहाँ पर बग। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है उसे। से यानी कि यहाँ पर क्या आने वाला है? से वे सारी वेबसाइट और पेज दिख जाते हैं और अपने समय अवधि में देखे होते हैं। जो आप उस समय अवधि के अंदर देखते हैं इसमें से किसको ओपन के यहाँ पर हैं उसके अंदर आप सभी ये पर सब यहाँ आपको वो दिख जाएंगे। तो वो है हिस्ट्री लिस्ट के अंदर आप यहाँ पर सब एक साथ में देख सकते हैं। हैरारकी में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप उपयोग कर इंडेड को बढ़ा सकते हैं। तो इंडेड को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं तो किसे? तो आप करेंगे टैब को। किसे भाई? टैब। 15 क्या है यहाँ पर? 15 10 है यहाँ पर। 15 क्लोज 10 को बाइनरी में बदलो। तो 15 क्लोज 10 को बाइनरी में अपन कैसे बदलते हैं जो देखें। यहाँ पर बात करें यहाँ पर अपन 15 क्लोज 10 को बाइनरी में बदलने की, तो यहाँ पर 2 15 और 1, यहाँ पर 2 7 1 2 3 1 यानी कि 1। ये इस प्रकार से इसको बाइनरी में बदला जाता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा LSD यानी कि बाया अंक, और ये हो जाएगा MSD यानी कि बाया अंक। ये हो जाएगा दाया अंक और ये हो जाएगा बाया अंक। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर? जो राइट में मिलेगा यहाँ पर, तो देखें आप कौन सा है। तो 1 1 1 यानी कि 1111 यहाँ पर राइट मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। तो दोस्तों ये पटवार का जो वीडियो था, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आपको नहीं बताया, तो मैथ के क्वेश्चन में आपको मैथ का क्वेश्चन का वीडियो मैंने अलग बनाया है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैथ का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छा लगा है, पेपर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।